इंसान तब सफल होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना शुरू करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेशन चलेगा शानदार, मजेदार और जबरदस्त है। उस टॉपिक इस सेशन में आज जो हम बात करेंगे शब्द रचना है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो सेशन चलने वाला है शब्द रचना है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और शब्द रचना है, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो किया जाता है, तो इस चीज को लेकर हम बात करेंगे। तो शब्द रचना, अब ध्यान दीजिएगा, शब्द रचना है, इसमें क्या क्या शामिल है वो क्या था। देखो, शब्द रचना होता है, शब्द ज्ञान होता है, शब्द प्रकार होता है ना। ये इस प्रकार से व्याकरण, इस व्याकरण का विभाजन है वो किया गया है। तो हम बात करेंगे, आज हम जो बात करेंगे शब्द रचना, उसको लेकर हम बात करेंगे। शब्द रचना है, इसमें कौन कौन से बिंदु है जो आपके पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल है वो किए जाते हैं। तो इसमें होता है साहब संधि है, शब्द रचना के अंतर्गत संधि है। संधि की बात अगर मैं बात करूं तो समास है, संधि है, समास है। इसके बाद में आता है साहब उपसर्ग है ना, उपसर्ग है। और इसके बाद में क्या आता है आपका प्रत्यय है, प्रत्यय। तो ये किस में आता है, इनको किस में शामिल किया जाता है साहब, तो ये शब्द रचना है, उसके अंतर्गत इसमें शामिल है वो किया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे शब्द रचना वाला जो सेशन है, इसमें हम जो बात करेंगे संधि को लेकर हम बात करेंगे। संधि के बाद हम समास पढ़ेंगे, समास के बाद उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद में प्रत्यय है। इस बिंदु को हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो सेशन चलेगा साहब, वो किससे संबंधित होगा, तो वो होगा आपका संधि से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा बिंदु है शब्द रचना से संबंधित, इसमें संधि है। संधि को अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ। और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है साहब जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा साहब, जोड़ना है वो होता है। अब देखो, जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हिंदी में दो प्रकार से चलती है। एक तो होता है वर्ण को जोड़ना, और एक होता है आपका शब्द है उसको जोड़ना। वर्णों के मध्य जोड़ने की प्रक्रिया होगी वो संधि में होगी, और शब्द है उनमें जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी, शब्द या पद है उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो समास में होने वाली है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, आप शब्द है, संधि, इसमें जोड़ना है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जोड़ना हो गया। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा है वो किस रूप में बनेगी, या पारिभाषिक रूप है, परिभाषा के रूप में इसको क्या है वो बोला करते हैं, या परिभाषा वो किस प्रकार से बनती है संधि की। तो ध्यान दीजिएगा, संधि की परिभाषा ऐसे बनती है, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक सार्थक वर्ण आपस में, सार्थक वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप उनके मध्य ध्वनि विकार है, इसको बोला करते हैं साहब परिवर्तन। ध्वनि विकार से क्या तात्पर्य होता है, तो वो होता है साहब परिवर्तन। तो ध्वनि विकार होता है, वहां संधि होती है, वहां संधि होती है। कैसे, अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें साहब, है ना, जैसे अगर हम बात करें कि उदाहरण है, उस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें कि साहब किस प्रकार से होती है, तो देखो, जैसे आता है नयन प्लस अभिराम, हमारे पास में शब्द आया नयन प्लस अभिराम। देखो, ये न, यह पहला पद का अंतिम क्या है साहब, न है, न में क्या है, अ है, और उसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया अभिराम आ गया। इधर ए और ए मिलकर क्या हो गया साहब, आ है वो हो गया। अब मिलाएंगे तो ये न है, ये है, न में देखो आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा आपका भी राम। जो शब्द है वो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, तो शब्द क्या बन गया हमारे पास में, नैना भी राम बन गया। संधि कहाँ होती है, पहला पद का तो अंतिम वर्ण होना चाहिए। देखो, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, न, और न में क्या है, ऐश्वर है। द्वितीय पद का पहला वर्ण अभिराम में क्या आ गया आपका, आ गया, तो ए और ए मिलकर क्या हो गया साहब, आ हो गया। तो वह संधि कहाँ होगी, संधि होने की शर्त है कि पहला पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण है, उनके मध्य जो शर्त होती है उसके अनुसार क्या होता है साहब, संधि होने वाली है। जैसे अगर हम एक उदाहरण हम और देखें, जैसे कि हमारे पास में आ गया शब्द आ गया महा प्लस इंद्र आ गया। ये देखो, मैं है, पहला पद का अंतिम हा है, हा में आ है, और इधर क्या आ गया, इंद्र आ गया। इधर आ और ई मिलकर क्या हो गया साहब, ए हो गया। मिलाएंगे तो ये देखो मैं है में देखो ए मिल गया तो हे हो गया, और शेष क्या आ जाएगा, ऐसा का ऐसा जाएगा। तो शब्द हमारे पास में क्या बन गया साहब, महेंद्र बन गया। तो महा प्लस इंद्र से क्या बन जाता है, महेंद्र शब्द का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो आ और ई मिलकर क्या हुआ साहब, ए हुआ है।
है ना। ए हुआ इसका मतलब बदलाव हुआ है, और जहां बदलाव होता है उसी को व्याकरण भाषा में क्या बोला करते हैं, ध्वनि विकार या परिवर्तन वो बोला करते हैं। और जहां ध्वनि विकार या परिवर्तन होगा वही क्या होने वाली है, संधि होने वाली है। ये हमने यहां तक हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं साहब कि जो संधि होती है, इस संधि के मुख्य रूप से भेद हैं वो कितने होते हैं। तो संधि के जो भेद हैं साथियों वो 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होने वाले हैं साहब, 3 भेद होने वाले हैं। अब मुख्य रूप से संधि के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं भाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो भेद है वो तो है श्वर संधि है ना। पहला भेद कौन सा हो जाएगा, श्वर संधि है। दूसरा जो भेद होता है संधि का वो कौन सा हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा व्यंजन संधि है। तो दूसरा भेद हो गया व्यंजन संधि हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो इसका भेद हो जाएगा वो हो जाएगा साहब विसर्ग संधि। तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो श्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के कितने भेद हो गए, आपके 3 भेद हो जाते हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा साहब, यहां पर जो श्वर संधि है इसकी भी शर्त है साहब। ये जो संधि होगी, श्वर संधि होगी, इसकी शर्त है। क्या शर्त है भाई, पहला पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण। पहला पद का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का जो पहला वर्ण है ये क्या होना चाहिए, श्वर ही होना चाहिए, तभी ही श्वर संधि होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। जैसे मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया चरण प्लस अमृत आ गया, चरण प्लस अमृत आ गया। तो ये चर पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, न में क्या साहब अ है। इधर क्या आ गया, तो इधर आ गया अमृत आ गया। इधर अ और अ मिलकर क्या हो गया साहब, आ हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो च है, ये र सा कैसा गया। अब देखो न में आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। और शेष क्या आ जाएगा आपका, अमृत आ जाएगा। तो शब्द हमारे पास में क्या बन जाएगा, चरणामृत है हो जाता है ना। तो पहला पद का अंतिम वर्ण चरण है, चरण में क्या साहब अ है, अमृत में क्या आ गया आपका आ गया। तो अ और अ मिलकर क्या हो गया साहब, आ हो गया, यानी कि अ भी श्वर है। उसके बाद द्वितीय पद का पहला वर्ण आया, ये भी क्या आया आपका श्वर आया। तो जहां श्वर के बाद श्वर आएगा तो वहां क्या होगी, श्वर संधि होगी। तो ये श्वर संधि की ये शर्त हो गई साहब। श्वर संधि कहाँ होगी, इस प्रकार से होगी। अब देखो संधि में 3-4 एक बातें हैं जो बेसिक बातें हैं जो आप समझते भी होंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संधि हमेशा होती है साहब प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उनके मध्य संधि होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। संधि हमेशा कहाँ पर होगी है, तो वो होती है साहब वर्ण के मध्य होती है ना। और समास होगा वो कहाँ पर होता है, शब्द या पद है उनके मध्य समास होने वाला है। तो संधि की शर्त यह है कि पहला पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण है उनके मध्य जब परिवर्तन होगा, ध्वनि विकार होगा, वहां क्या होने वाली है, संधि होने वाली है। ठीक है, चलो साहब। इसके बाद में हमारी जो संधि है, दूसरी जो संधि है वो कौन सी साहब, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि की शर्त क्या होती है कि व्यंजन संधि कहाँ होने वाली है, तो इसकी भी एक शर्त है भाई। क्या शर्त होने वाली है कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई श्वर हो और द्वितीय पद का पहला वर्ण है वो क्या होना चाहिए साहब, व्यंजन होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसे, अगर हम एक उदाहरण देखें, जैसे हमारे पास में आता है आ प्लस छादन आ गया, आ प्लस क्या आ गया, छादन आ गया। तो ये देखो आ तो ऐसा कैसा गया, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, छ है ना। पहला पद का अंतिम वर्ण आ है, आ श्वर है। उसके बाद में द्वितीय पद का पहला वर्ण क्या आ गया, छ आ गया। अब छ आ गया तो छ का क्या हो जाएगा साहब, आगमन हो जाएगा। और मिलाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, आच्छादन है वो बन जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आच्छादन है वो बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे तब एक चर्चा करेंगे कि किसी भी स्वर के बाद में छ हो तो छ से पूर्व छ का आगमन हो जाता है। ये व्यंजन संधि में एक नियम आता है, नियम के अनुसार इसमें बदलाव होता है। तो ये क्या बन गया साहब, यहाँ पर बन गया आच्छादन शब्द का निर्माण हो गया। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि पहला पद का अंतिम वर्ण, देखो यहाँ पर आ यानी कि श्वर आ गया। द्वितीय पद का पहला वर्ण, यहाँ पर साधन में क्या आ गया आपका, छ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है साहब, पहला पद का अंतिम वर्ण श्वर है, द्वितीय पद का पहला वर्ण है वो व्यंजन है। तो अभी क्या बन जाती है आपकी, व्यंजन संधि है वो बन जाती है। एक शर्त तो ये हो गई व्यंजन संधि की। दूसरी शर्त क्या है भाई, तो दूसरी शर्त ये होती है, जहां व्यंजन संधि होगी दूसरी शर्त क्या होगी कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई व्यंजन हो सकता है और द्वितीय पद का पहला वर्ण है वो कोई ना कोई श्वर है वो हो सकता है। तो वहां पर भी क्या बन जाती है, व्यंजन संधि बन जाती है। कैसे, जैसे हमारे पास में शब्द आता है जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस आ गया। तो ये देखो जय ग, अब तय के बाद में क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है। देखो यहाँ पर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब एक नियम आएगा कि पदांत क च ट त प के बाद में, पदांत क च ट त प के बाद में सहघोष व्यंजन हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर तय का तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा साहब, ये शब्द हमारे पास में बन जाएगा जगदीश।
भाई जय तो ऐसा कैसा गया, गया ऐसा कैसा गया। अब दय में देखो ई मिल जाएगा, दी हो जाएगा और शेष क्या आ जाएगा, स आ गया। तो शब्द क्या बन गया हमारे पास में, जगदी शब्द का निर्माण हो जाता है। तो व्यंजन संधि की दूसरी शर्त क्या होगी कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई व्यंजन हो, द्वितीय पद का पहला वर्ण कोई ना कोई स्वर हो, वहां पर भी क्या बन जाती है, व्यंजन संधि बन जाती है। इस व्यंजन संधि की तीसरी शर्त क्या है भाई, तो तीसरी शर्त यह है कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई क्या होना चाहिए साहब, व्यंजन होना चाहिए। और द्वितीय पद का पहला वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए साहब, व्यंजन होना चाहिए। तो वहां पर भी क्या बन जाती है, व्यंजन संधि बन जाती है। कैसे, जैसे अगर हम उदाहरण देखे, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ आ गया, तो ये जय है, ये ग है, तय के बाद में न आ गया। अब तय के बाद में अगर न यानी कि अनुनासिक व्यंजन आता है तो तय अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो अब ये जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साहब जगन्नाथ। अब ध्यान दीजिएगा ये ऐसे बदलाव क्यों हुआ इसमें। यहाँ हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे तब एक चर्चा करेंगे, एक नियम आएगा कि पदांत क चट तय के बाद में अनुनासिक व्यंजन यानी कि पंचम वर्ण, अनुनासिक व्यंजन हो तो कैचट है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या बन जाएगा साहब, जगन्नाथ वो बन जाएगा। तो अब देखो शवर संधि है, उसकी तो एक शर्त है कि शवर के बाद में शवर होना चाहिए, तो शवर संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि कितने प्रकार से बन सकती है, तीन प्रकार से, कि पहला पद का अंतिम वर्ण शवर होगा, फिर व्यंजन होगा तो भी व्यंजन संधि है। पहला पद का अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होगा, शवर होगा तो भी व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के बाद अगर व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है तो वहां पर भी क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि है वो बन जाती है। इस प्रकार से तीन जो परिस्थिति है, इन तीनों परिस्थितियों में व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिएगा जो इसके बाद जो हमारी संधि आती है वो कौन सी है साहब, विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि की शर्त क्या है कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई स्वर होना ही चाहिए, है ना। पहला पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, कोई ना कोई स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होगी, और विसर्ग के बाद में हो सकता है स्वर हो जाए और हो सकता है क्या आ जाए साहब, व्यंजन आ जाए। तो वहां पर क्या बन जाती है आपकी, विसर्ग संधि है वो बन जाती है। कैसे, जैसे हमारे पास में शब्द आता है यस है प्लस दा, यस है प्लस दा, तो देखो ये पहला पद का अंतिम वर्ण स है, स में क्या साहब है, उसके बाद में क्या आ गया, विसर्ग है, और इधर क्या आ गया आपका दा आ गया। देखो हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब एक चर्चा करेंगे, वहां पर एक नियम आता है। क्या नियम होगा साहब, वहां पर नियम आता है कि पद के अंत में अ हो, अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद सहगोज व्यंजन हो, तो अ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, तो ये तो ऐसा कैसा गया। अब सह में देखो ओ मिल गया तो क्या हो गया, सो हो गया, और शेष क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में, यशोदा शब्द का निर्माण हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारी संधि हुई है कौन सी भाई, यहाँ पर विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि की विसर्ग संधि है वो विसर्ग संधि की परिस्थिति क्या बन जाती है कि कोई ना कोई पद के अंत में कोई ना कोई स्वर होगा ही, उसके बाद विसर्ग होगी ही, उसके बाद में हो सकता है स्वर आ जाए, हो सकता है कि आ जाए आपका व्यंजन आ जाए, तो वहां पर भी क्या बन जाती है, विसर्ग संधि बन जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो संधि है मुख्य रूप से कितने प्रकार से बन गई साहब, आपके तीन प्रकार से बन गई। स्वर संधि की शर्त क्या होगी साहब, ऐसे होगी। व्यंजन संधि की शर्त क्या हो जाएगी, इस प्रकार से होगी। और विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि की शर्त क्या होगी, इस प्रकार से। यहाँ पर तीन प्रकार से ये संधि है, उस संधि का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे साहब यहाँ पर जो संधि है, देखो संधि वाला जो टॉपिक है लगभग हर कंपटीशन है, हर कंपटीशन यानी कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी उन सभी में इसको शामिल है वो किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, ये जो शब्द होगा इस प्रकार से ये संधि है, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार से बन गई। अब हम जो पहली जो संधि है कौन सी है साहब, स्वर संधि है। इस स्वर संधि को लेकर हम समझने का प्रयास वो करते हैं कि स्वर संधि इसका निर्माण वो किस प्रकार से होने वाला है। अब देखिएगा पहले हमारे पास में कौन सी संधि आई, तो ये आई साहब स्वर संधि। अब देख दीजिएगा यहाँ हमने अभी चर्चा की है कि स्वर संधि इसकी शर्त है कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई स्वर होगा, उसके बाद द्वितीय पद का पहला वर्ण भी क्या होगा साहब, स्वर होगा। तो वहां क्या बन जाएगी, स्वर संधि का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हमारे जो स्वर हैं इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितनी है साहब, तो इनकी संख्या है 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गए साहब ए आ ई ऊ री ए आई ओ और औ। ये क्या हो गए साहब, 11 स्वर हो गए। इन 11 स्वर से जो मिलकर संधि बन रही है वो कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि है वो हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के साहब कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 5 भेद होते हैं साहब। स्वर संधि है इसके भी कितने भेद होने वाले हैं, इसके भी 5 भेद होने वाले हैं। अब ये 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लेकर अगर हम समझने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिएगा। पहली तो आती है दीर्घ संधि,
है ना, जिसको हम बोला करते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है वो बोला करते हैं। दूसरा जो भेद होता है वो होता है साहब गुण संधि, जिसको हम बोला करते हैं गुण स्वर संधि है वो बोला करते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है साहब, तो वो होता है वृद्धि, जिसको हम बोला करते हैं वृद्धि स्वर संधि है वो बोला करते हैं। और चौथा जो इसका भेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यण, तो यण स्वर संधि है वो हो जाएगा, यण स्वर संधि है वो इसका चौथा भेद हो जाता है भाई, यण स्वर संधि है वो इसका क्या हो जाएगा साहब, चौथा भेद हो जाएगा। और पांचवा भेद है वो कौन सा हो जाएगा, अयादि, अयादि स्वर संधि है वो इसका पांचवा भेद हो जाता है साहब, अयादि स्वर संधि है वो स्वर संधि का कौन सा भेद हो जाएगा साहब, पांचवा भेद हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्वर संधि है इसके जो 5 भेद हैं इनका जो क्रम रहता है हमेशा यही रहने वाला है। यही का मतलब हो गया कि पहले दीर्घी आएगी, फिर गुणी आएगी, फिर वृद्धि आएगी, फिर यणी आएगी, फिर अयादि आएगी, इसी क्रम में ये संधि है वो हमेशा बनती है साहब। इसी ही क्रम में क्यों बनती है, इनका क्रम क्या ऐसे नहीं हो सकता कि पहले दीर्घ आ जाए, फिर वृद्धि आ जाए, फिर यण आ जाए, फिर अयादि आ जाए, फिर गुण आ जाए, इस प्रकार से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो संधि है वो इसी प्रकार से बनी है, इसी ही क्रम में बनी है, पहले दीर्घी है, फिर गुणी है, फिर वृद्धि है, फिर यणी है, फिर अयादि है। तो इस चीज को हम समझने का प्रयास है वो करते हैं साहब कि इस प्रकार से ही क्यों बनी है। तो देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ पर अगर हम बात करें दीर्घ का मतलब क्या होता है साहब, बड़ा होता है ना, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होना होता है। अब बड़े कब होंगे, जब समान प्रकृति के स्वर है वो आपस में मिलते हैं तभी उनका रूप क्या होता है साहब, बड़ा होता है। तो अगर हम बात करूं यहाँ पर सबसे पहले क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ ऐसे लेकर इस री तक के जो लोग हैं वो एक समुदाय के लोग थे, यानी कि एक समुदाय का मतलब हो गया कि एक जैसे ना एक जगह रहने वाले लोग थे। तो इन्होंने कहा कि यार हमें एक बार हमें आपस में क्या रहना चाहिए साहब, मिलकर रहना चाहिए। हम आपस में मिलकर रहेंगे तो हमें में क्या होगा, संगठन रहेगा, संगठन रहेगा तो हमें में क्या होगा, संगठन से ही क्या बनती है, शक्ति, शक्ति बनती है, शक्ति आती है। तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो अ और आ है अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कितने प्रकार से मिल सकते हैं साहब, तो ये इस प्रकार 4 प्रकार से मिल सकते हैं। अगर अ के बाद अ होता है तो भी आ हो जाता है साहब, अगर अ के बाद में आएगा तो भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अगर आ के बाद में अ होगा तो भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ के बाद अगर आ होता है तो भी क्या हो जाता है साहब, आ है वो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शब्द आ जाएगा उस शब्द में इस प्रकार की परिस्थिति है वो बननी चाहिए। कैसे, ऐसे जैसे हमारे पास में अभी हमने बात की कि नयन प्लस अभिराम आ गया। अब देखो नयन में पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है, न है, और अभिराम में क्या आ गया आपका, आ गया, तो भी क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। जैसे कि आता है साहब मेघ धन आले, मेघ में क्या आ गया आपका, यहाँ पर ध में आ गया और आले में क्या आ गया, आ गया, तो भी क्या बन जाएगा साहब, आ है वो बन जाएगा। इधर क्या आता है साहब, जैसे कि आता है हमारे पास में विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी आता है, तो देखो विद्या में आहर, अर्थी में क्या आ गया आपका, आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, आ है वो बन जाता है। इसी प्रकार से आता है जैसे कि आ गया साहब विद्यालय, तो विद्याधन आलय हो गया, यानी कि पहला पद का अंतिम वर्ण अगर अ के बाद अ होता है तो भी आ हो जाएगा, अ के बाद आ आएगा तो भी आ हो जाएगा, आ के बाद अ होगा तो भी आ हो जाएगा, और अगर आ के बाद अगर आ आता है, इन चारों ही परिस्थितियों में क्या बन जाती है साहब, दीर्घ संधि है वो बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ संधि है वो बन जाएगी। अब इसके बाद देखो इसका पड़ोसी कौन सा है, ई, तो अगर ई और ई मिलते हैं तो ये भी कितने प्रकार से मिल सकते हैं, ये भी वही 4 प्रकार से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कोई भी अगर शब्द होगा उसमें अगर इस प्रकार की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि है, अगर कोई भी शब्द इसमें इस प्रकार की मात्रा आ जाएगी तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिएगा कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें, जैसे कि आता है साहब अति प्लस ई आ गया। अब देखो अति में क्या आ रहा है आपका, अति में ई है, ई में क्या गया, ई आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, ई है वो बन जाता है ना। इसी प्रकार देखो जैसे आता है श्री प्लस ईस आ गया, तो देखो श्री में ई दीर्घ है और ईस में भी क्या आ गया, ई दीर्घ आ गया, तो भी क्या बन जाएगा साहब, दीर्घ ई है वो बन जाएगा। ऐसे आता है साहब जैसे क्या आ गया साहब लक्ष्मी धन इच्छा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो लक्ष्मी में ई दीर्घ है, इसके बाद में इच्छा में क्या आ गया साहब, ई है वो आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन चारों ही परिस्थितियों में क्या बन जाती है, जैसे अ और आ का निर्माण होता है, ठीक है, इसी प्रकार से ई और ई का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद इसका पड़ोसी कौन सा साहब, ऊ है। जब ऊ और ऊ मिलता है तो इनका भी रूप क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ हो जाएगा।
तो अगर कोई भी शब्द आएगा उसमें अगर ऐसी मात्रा आ रही है तो वहां पर भी संधि कौन सी हो जाएगी साहब, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें संधि नहीं आती है तो भी हम आराम से संधि है उस संधि से बनने वाले जो उदाहरण है उनसे हम आराम से प्रश्न है उस प्रश्न को सवाल है वो कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो यहाँ पर हमारे पास में आया, अगर ऊ के बाद अगर ऊ मिलता है, ऊ के बाद अगर ऊ मिल जाएगा तो वहां पर भी क्या हो जाती है साहब, दीर्घ संधि है वो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहां पर भी दीर्घ संधि है वो दीर्घ संधि होने की संभावना है वो बनती है भाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से अगर ऊ के बाद अगर ऊ होता है ना, जैसे कि हम बात करूं, जैसे कि आ गया साहब भूधन ऊष्मा है वो आ गया, भूधन ऊष्मा है वो आ गया। अभी क्लास में हूं मैं भी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों, ऊ के बाद अगर ऊ होगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ ऊ है वो हो जाता है। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा साहब, ऊ के बाद अगर ऊ होगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है वो इस प्रकार से है वो बन जाएगा। तो ऐसे जैसे हमारी ये जो संधि बन रही है कौन सी साहब, यहां पर ये जो ऊ है इसमें ऊ का देखो, यहां पर बू के बाद में ऊ आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा। ऐसे आता है साहब वधूदन उल्लास, वधूदन उल्लास है तो यहाँ पर वधु में दू में ऊ है, उल्लास में क्या गया साहब, ऊ आ गया तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे आता है साहब सु प्लस उक्ति है, अब यहाँ पर सु में ऊ आ गया, उक्ति में क्या आ गया साहब, ऊ आ गया तो भी क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि है वो हो जाती है। तो जहां दीर्घ संधि कहां पर होगी, अगर समान स्वर जहां मिलते हैं और उनका रूप बड़ा हो जाता है वहां क्या हो जाती है साहब, दीर्घ संधि का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये समझने का प्रयास है वो किया है भाई। ठीक है ना, तो ये जो हमारी दीर्घ संधि है, अब दीर्घ संधि की जो पहचान है वो तो आप पहचान ही गए होंगे। कोई भी शब्द आएगा उसमें आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, क्या होगी साहब, ऊ की मात्रा होगी। देखो आ की मात्रा कैसे होगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये हमारे पास में शब्द आ रहा है ना, यहां पर अगर हम बात करें यहां से जो बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नैनाभिराम, ये क्या बन जाएगा साहब, नैनाभिराम है वो बन जाता है। इसी प्रकार देखो यहां पर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साहब मेघालय है वो हो जाता है। इसी प्रकार से अगर यहां अगर हम बात करें तो ये जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी है वो बन जाता है ना, विद्यार्थी बन जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा साहब, विद्यालय है वो बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ इन शब्दों में कौन सी संधि है तो अब आराम से आप बता पाएंगे साहब। कैसे पता चला, यहां अगर हम बात करें देखो यहां पर भी आ है ना, आ की देखो कहीं मात्रा नहीं दिख रही, इधर भी देखो यहां पर यहां और यहां, तो अगर जहां आ की मात्रा आ रही है संधि कौन सी हो जाएगी साहब, दीर्घ संधि है वो हो जाती है। इसी प्रकार देखो यहां पर आ रहा है, जैसे कि ये जो शब्द है वो बन गया साहब, क्या बन गया, अतीव है वो बन गया। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, इधर से बन गया साहब ये श्रीस है वो बन गया, है ना, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लक्ष्मी इच्छा है वो बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो शब्द आ रहे हैं ना यहाँ पर, है ना, ये जो शब्द आ रहे हैं इस प्रकार से, तो अगर आप इनको देखते भी पहचान जाएंगे साहब इसमें दीर्घ संधि ही है। कैसे पता चला, अति में ती में देखो ई आ गया, है ना, श्रीस में ई आ गया और लक्ष्मी में क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है। तो जहां ई की मात्रा हो जाए, आ की मात्रा हो और यह क्या हो जाएगा साहब, ऊ है उसकी मात्रा होगी तो वहां पर क्या बन जाती है, दीर्घ संधि है वो बन जाती है। जैसे ये जो शब्द होगा वो क्या बन जाएगा साहब, आपका भूषमा है वो बन जाता है ना। इसी प्रकार से वधुल्लास है, अगर मैं बात करूं तो ये शब्द क्या बन जाएगा, वधुल्लास इस रूप में है वो बन जाता है। और यहाँ पर जो शब्द आता है साहब शुक्ति है वो भी क्या बन जाएगा साहब, इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर कोई भी शब्द है उसमें आ की मात्रा हो, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा हो, वहां क्या बन जाती है, दीर्घ संधि है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि का निर्माण है वो हमारे तीन प्रकार से होता है। कोई भी शब्द होगा उसमें आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, ऊ की बनने वाली मात्रा होगी, तो वहां क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो ये जो इनका निर्माण है वो इसी प्रकार से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो री आ रहा है, इस री से बनने वाले जो उदाहरण है वो हमारे हिंदी में नहीं चलते, इनका प्रयोग है वो संस्कृत में होता है। कैसे, जैसे कि यह शब्द आ गया साहब पितृ प्लस ऋण आ गया, पितृ प्लस ऋण आ गया, तो ये पी है, तय है, और यहाँ पर क्या आ गया साहब, री है, उसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया ऋण आ गया। इधर री और री मिलकर क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ री है हो जाता है। और ये जो शब्द बनेगा साहब वो क्या बन जाएगा, पितृण है वो बन जाता है। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन जाएगा, पितृण है वो इस प्रकार से वो बन जाता है। अब बेटा यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो शब्द है ना इसका प्रयोग हमारी हिंदी में नहीं होता है,
इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होने वाला है संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग वो नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि ये जो पितृ शब्द है ये क्या है? संस्कृत का, यानी कि ये शब्द है साफ तत्सम है। और यहाँ जो ऋण शब्द आया है ये भी क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। तो अब ये तत्सम शब्द का मतलब हो गया कि संस्कृत का ये शब्द, ये भी संस्कृत का शब्द है और ये भी क्या हो गया? ये भी संस्कृत का ही शब्द है। जब संस्कृत के शब्द आपस में मिलते हैं तो वहां से शब्द बनेगा वो भी क्या बनेगा? संस्कृत का ही बनने वाला है। तो अब अगर मैं बात करूं ये जो पितृ शब्द है इसका जो मतलब होता है साहब वो तो क्या होता है हमारी हिंदी में? पिता होता है। और यहाँ पर ऋण है, इसके लिए जो प्रयोग होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साहब उधार, ब्याज या सूद है, इस रूप में क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। तो अगर हमारी हिंदी में तो ये शब्द चलते हैं। तो अब यहाँ जो बनने वाला जो शब्द होगा, संधि की शर्त होती है कि जिस प्रकृति का वर्ण इधर होगा उसी प्रकृति का वर्ण इधर होना चाहिए, है ना। इसी जिस प्रकृति का शब्द इधर है उसी प्रकृति का शब्द इधर होना चाहिए, तो वहां संधि होती है। तो यहाँ ये जो संधि होगा ये पितृण वाला शब्द है, यहाँ संधि तो होती है लेकिन इसका प्रयोग हमारी हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही होता है। संस्कृत शब्दों में क्या बनती है? दीर्घ री से बनने वाले उदाहरण होते हैं। तो हिंदी में दीर्घ संधि कहाँ होगी? कोई भी शब्द होगा, आ होगा, ई होगा और ऊ होगा, तो क्या बनेगी? दीर्घ संधि है वो बनने वाली है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे जो शेष हैं कौन कौन सी संधियाँ, ये जो तीनों संधियाँ हैं उनको लेकर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, इनका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ, इनका क्रम हमेशा यही रहा है। इस चीज़ को लेकर आगामी जो क्लास होगी उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि इनका निर्माण है वो इसी क्रम में हुआ है, इसी क्रम में हमें इनको ध्यान रखना है। और इस क्रम में अगर हम ध्यान रखेंगे तो आराम से हम संधि वाला जो बिंदु है उस बिंदु को पढ़ने से पहले ही हमारे जो दिमाग है उस दिमाग में रूपरेखा वो बन जाएगी। फिर हम एक एक संधि है उस एक एक संधि को हम पढ़ेंगे, इसमें यही संधि है, यही क्यों हुआ है, इसका क्या कारण रहा है, अगर ये संधि होती है तो क्यों हुई है और दूसरी संधि क्यों नहीं हुई है। इन तमाम बातों को लेकर आगामी जो क्लास होगी उसमें फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और तब तक के लिए नमस्कार, स्वागत है आपका। और दूसरी बात है, अगर आप क्लास में इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर करने का कार्य है वो करिएगा। ठीक है साथियों, चैनल आपका ही है, पहली बार है तो आप क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य है वो करिएगा। तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।